हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है जेरोमिया जॉनसन। जेरोमिया जॉनसन 1972 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है और विल गिर ने बियर क्लो ग्रिसलैप की भूमिका निभाई है। यह आंशिक रूप से प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन जेरोमेन जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिवर ईटिंग जॉनसन और वर्डिंग फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन ने में किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है और पटकथा एडवर्ड अनहर्ट ने दी है। कहानी रेमंड डेब्यू थोरपेन रॉबर्ट बंकर पर आधारित है। माउंटबेटन मैन विंडेज फिशर। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन जो विजान। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, विल गिर है, एलियन एड मैकलेन, स्टीफन है, गिरास हैं, चार्ल्स टायरन है। बात करते हैं इस मूवी में संगीत। इस मूवी के संगीत टीम मैक एंटायर ने दिया है और उत्पादन कंपनी है सैनफोर्ड प्रोडक्शन। तृतीय वितरण द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 7 मई 1972 काश्य में और 21 दिसंबर 1972 को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय 108 मिनट 116 मिनट ओवररिच और मध्यांतर सहित। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह हमारी अंग्रेजी भाषा की फिल्म है और इसका बजट था 3.1 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन डॉलर की काफ़ी बहुत अच्छी कमाई की है। पटकथा जॉन मिलियंस और एडवर्ड एंड हॉल्ट द्वारा लिखी गई है। फिल्म की शूटिंग रेडफोर्ड के गृह राज्य यूटा में विभिन्न स्थानों पर की गई थी। इसे 7 मई 1972 के कन फिल्म समारोह में शामिल किया गया था और बाद में 21 दिसंबर 1972 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 3 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 44.7 मिलियन डॉलर की एक बहुत अच्छी कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरोमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वतों में एक जालसाज के रूप में अपना भ्रमण पोषण करते हैं। पहाड़ी देश में उनकी पहली सर्दी मुश्किलें भरी होती है और उनका सामना ग्रो जनजाति के प्रमुख पेंट्स हिज शर्ट रेड से होता है। वह 30 कैलिबर की हॉकिंग प्रिसिशन राइफल से शुरुआत करते हैं जब तक कि उन्हें 50 कैलिबर की हॉकिंग राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचेट्स जैक का जमा हुआ शरीर नहीं मिल जाता। जैक की वसीयत में उसकी राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है जो उसकी लाश ढूंढता है। अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रिस लैप, जिसका उपनाम बेयर क्लो है, के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह एक केबिल में आता है जिसके निवासियों पर बेलफुट योद्धाओं ने हमला किया था, जिसमें केवल एक महिला और उसका असंवेदनशील बेटा ही जीवित बचा था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह और लड़का, जिसे जॉनसन केबल कहता है, डेलगुआ से मिलते हैं, जो एक पहाड़ी आदमी जिसे ब्लैकफुट ने लूट लिया है और उसने उसे गर्दन तक रेत में दफना दिया। गुल जॉनसन को उसको चोरी हुए सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है, लेकिन जब वो ब्लैकफुट के पाता है तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुए की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन गुए गोलाबारी शुरू कर देता है और पहाड़ी लोग ब्लैकफिट को मार देते हैं। गुई ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वो ईसाईकृत
फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो उन्हें सम्मानित अतिथियों के रूप में लेते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैंक फिट घोड़े और खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैट हेड रिवाज के अनुसार अपना सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपने बेटे शिवान को जॉनसन की दुल्हन बनाने के लिए देता है। शादी के बाद गोवा अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब और स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह सुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिसे बसने वाले की फंसी हुई वैन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन अनिच्छा है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मुल्वे जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र क्रो दफन जमीन से आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि वह कब्र अब स्वान की नीली टिकट में सजी हुई हैं। वह वापस कैबिन में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि स्वान और कालेब दोनों मारे गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और उन पर हमला करता है, जिसने एक को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी भरकम आदमी जो अपनी मौत का गीत गाता है। जब उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता, जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और जीवित व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमी की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को साथ झगड़ने में फंस जाता है। जनजाति जॉनसन को मारने के लिए एक एक करके अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को भेजती है, लेकिन वह हर किसी को हरा देता है। उसकी कहानी बढ़ती जाती है और क्रो उसका सम्मान क्रो करने लगते हैं। वह फिर से कुएं से मिलता है और कैलेब की मां के कैबिन में लौटता है, केवल यह जानने के लिए कि उसकी मृत्यु हो गई है और क्लालेन नामक एक नया निवासी और उसका परिवार वहां रह रहा है। पास में ही क्रोग ने जॉनसन की बहादुरी के लिए एक स्मारक बनवाया है, जिसमें समय समय पर श्रद्धालुओं के रूप में टिकट और ताबीज छोड़े जाते हैं। जॉनसन और लैब अंतिम बार मिलते हैं और छात्र और शिक्षक के बीच इस मामूली मुलाकात में लैब को एहसास होता है कि एक विशाल और सुनसान सीमा पर अकेले पूरे देश से लड़ने की वजह से जॉनसन को कितनी बार नुकसान उठाना पड़ा है। लैब इस बात का संकेत देता है कि जब वो कहते हैं कि जॉनसन बहुत आगे आ गए हैं, जिस पर जॉनसन जवाब देते हैं, बहुत आगे लग रहे हैं। फिर लैब पूछते हैं, क्या यह परेशानी के लायक था? बाद में जॉनसन की पेटल हिज शर्ट रेड से एक शब्दहीन मुठभेड़ होती है, जिसमें हमले में पीछे मारना जाता है। अपने घोड़ों पर दूर दूर बैठे हुए जॉनसन अपनी राइफल के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन पेटल हिज शर्ट रेड शांति के संकेत में अपनी खुली हथेली से हाथ उठाते हैं, जिसे जॉनसन धीरे धीरे वापस लाते हैं और उसे उनके संघर्ष के अंत का संकेत देता है। फिल्म गीत के ब्लॉक के साथ समाप्त होती है और कुछ लोग कहते हैं वह अभी भी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिवर ईटिंग जॉनसन और वर्डसिन फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है और पटकथा एडवर्ड अनहल्ट ने दी है। कहानी रेमंड डेब्यू थोरपेन रॉबर्ट बंकर पर आधारित है। माउंटबेटन मैन विंडेज फिशर। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन जो विजान। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, विल गिर है, एलियन एड मैकलेन, स्टीफन हैं, गिरास हैं, चार्ल्स टायरन है। बात करते हैं इस मूवी में संगीत। इस मूवी के संगीत टिम मैक इंटायर ने दिया है और उत्पादन कंपनी है सैनफोर्ड प्रोडक्शन। तृतीय वितरण द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 7 मई 1972 काश्य में और 21 दिसंबर 1972 को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय 108 मिनट, 116 मिनट ओवररिच और मध्यांतर सहित। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह हमारी अंग्रेजी भाषा की फिल्म है और
इसका बजट था 3.1 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन डॉलर की काफ़ी बहुत अच्छी कमाई की है। पटकथा जॉन मिलियंस और एडवर्ड एंड हॉल्ट द्वारा लिखी गई है। फिल्म की शूटिंग रेडफोर्ड के गृह राज्य यूटा में विभिन्न स्थानों पर की गई थी। इसे 7 मई 1972 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया था और बाद में 21 दिसंबर 1972 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 3 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 44.7 मिलियन डॉलर की एक बहुत अच्छी कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज सेरोमियन जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वतों में एक जालसाज के रूप में अपना भ्रमण पोषण करते हैं। पहाड़ी देश में उनकी पहली सर्दी मुश्किलें भरी होती है और उनका सामना ग्रो जनजाति के प्रमुख पेंट्स हिज शर्ट रेड से होता है। वह 30 कैलिबर की हॉकिंग प्रिसिजन राइफल से शुरुआत करते हैं जब तक कि उन्हें 50 कैलिबर की हॉकिंग राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचेट्स जैक का जमा हुआ शरीर नहीं मिल जाता। जैक की वसीयत में उसकी राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है जो उसकी लाश ढूंढता है। अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रिस लैप, जिसका उपनाम बेयर क्लो है, के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह एक केबिल में आता है जिसके निवासियों पर बेलफुट योद्धाओं ने हमला किया था, जिसमें केवल एक महिला और उसका असंवेदनशील बेटा ही जीवित बचा था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह और लड़का, जिसे जॉनसन केबल कहता है, डेलगुआ से मिलते हैं, जो एक पहाड़ी आदमी जिसे ब्लैकफुट ने लूट लिया है और उसने उसे गर्दन तक रेत में दफना दिया। गुरु जॉनसन को उसको चोरी हुए सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है, लेकिन जब वो ब्लैकफुट के पाता है तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुए की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन गुए गोलाबारी शुरू कर देता है और पहाड़ी लोग ब्लैकफिट को मार देते हैं। गुई कल ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वो ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो उन्हें सम्मानित अतिथियों के रूप में लेते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफिट घोड़े और खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। ब्लैक हेड रिवाज के अनुसार अपना सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपने बेटे शिवान को जॉनसन की दुल्हन बनाने के लिए देता है। शादी के बाद गुआ अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब और स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह सुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिसे बसने वाले की फंसी हुई वैन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन अनिच्छा है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मुल्वे जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन से आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि वह कब्रें अब स्वान की नीली टिकट में सजी हुई हैं। वह वापस कैबिन में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि स्वान और कालेब दोनों मारे गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और उन पर हमला करता है, जिसने एक को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी भरकम आदमी जो अपनी मौत का गीत गाता है, जब उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता, जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और जीवित व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी
आदमी की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को साथ झगड़ने में फंस जाता है। जनजाति जॉनसन को मारने के लिए एक-एक करके अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को भेजती है, लेकिन वह हर किसी को हरा देता है। उसकी कहानी बढ़ती जाती है और क्रो उसका सम्मान क्रो करने लगते हैं। वह फिर से कुएं से मिलता है और कैलेब की माँ के केबिन में लौटता है, केवल यह जानने के लिए कि उसकी मृत्यु हो गई है और क्लालेन नामक एक नया निवासी और उसका परिवार वहां रह रहा है। पास में ही क्रोग ने जॉनसन की बहादुरी के लिए एक स्मारक बनवाया है, जिसमें समय समय पर श्रद्धालुओं के रूप में टिकट और ताबीज छोड़े जाते हैं। जॉनसन और लैब अंतिम बार मिलते हैं और साथ छात्र और शिक्षक के बीच इस मामूली मुलाकात में लैब को एहसास होता है कि एक विशाल और सुनसान सीमा पर अकेले पूरे देश से लड़ने की वजह से जॉनसन को कितनी बार नुकसान उठाना पड़ा है। लैब इस बात का संकेत देता है कि जब वो कहते हैं कि जॉनसन बहुत आगे आ गए हैं, जिस पर जॉनसन जवाब देते हैं, बहुत आगे लग रहे हैं। फिर लैब पूछते हैं, क्या यह परेशानी के लायक था? बाद में जॉनसन की पीटर हिज शर्ट रेड से एक शब्दहीन मुठभेड़ होती है, जिसमें हमले में पीछे मारना जाता है। अपने घोड़ों पर दूर दूर बैठे हुए जॉनसन अपनी राइफल के लिए हाथ जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिवर ईटिंग जॉनसन और वर्डिंग फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है और पटकथा एडवर्ड अनहर्ट ने दी है। कहानी रेमंड डेब्यू थोरपेन रॉबर्ट बंकर पर आधारित है। माउंटबेटन मैन विंडेज फिशर। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन जो विजान। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, विल गिर है, एलियन एड मैकलेन स्टीफन हैं, गिरास हैं, चार्ल्स टायरन हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत। इस मूवी के संगीत टिम मैक इंटायर ने दिया है और उत्पादन कंपनी है सैनफोर्ड प्रोडक्शन। तृतीय वितरण द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 7 मई 1972 काश्य में और 21 दिसंबर 1972 को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय 108 मिनट 116 मिनट ओवररिच और मध्यांतर सहित। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह हमारी अंग्रेजी भाषा की फिल्म है और इसका बजट था 3.1 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन डॉलर की काफ़ी बहुत अच्छी कमाई की है। पटकथा जॉन मिलियंस और एडवर्ड एंड हॉल्ट द्वारा लिखी गई है। फिल्म की शूटिंग रेडफोर्ड के गृह राज्य यूटा में विभिन्न स्थानों पर की गई थी। इसे 7 मई 1972 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया था और बाद में 21 दिसंबर 1972 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 3 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 44.7 मिलियन डॉलर की एक बहुत अच्छी कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज सेरोमियन जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वतों में एक जालसाज के रूप में अपना भ्रमण पोषण करते हैं। पहाड़ी देश में उनकी पहली सर्दी मुश्किलें भरी होती है और उनका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पेंट्स हिज शर्ट रेड से होता है। वह 30 कैलिबर की हॉकिंग प्रिसिजन राइफल से शुरुआत करते हैं जब तक कि उन्हें 50 कैलिबर की हॉकिंग राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचेट्स जैक का जमा हुआ शरीर नहीं मिल जाता। जैक की वसीयत में उसकी राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है जो उसकी लाश ढूंढता है। अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रिस लैप, जिसका उपनाम बेयर क्लो है, के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह एक केबिल में आता है जिसके निवासियों पर बेलफुट योद्धाओं ने हमला किया था, जिसमें केवल एक महिला और उसका असंवेदनशील बेटा ही जीवित बचा था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह और लड़का
जिसे जॉनसन केबल कहता है, डेलगोआ से मिलते हैं, जो एक पहाड़ी आदमी जिसे ब्लैकफुट ने लूट लिया है और उसने उसे गर्दन तक रेत में दफना दिया। गुरु जॉनसन को उसको चोरी हुए सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है, लेकिन जब वो ब्लैकफुट के पाता है तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुए की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन गुए गोलाबारी शुरू कर देता है और पहाड़ी लोग ब्लैकफिट को मार देते हैं। गुई ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वो ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो उन्हें सम्मानित अतिथियों के रूप में लेते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफिट घोड़े और खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। ब्लैक हेड रिवाज के अनुसार अपना सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपने बेटे शिवान को जॉनसन की दुल्हन बनाने के लिए देता है। शादी के बाद गोवा अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब और स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह सुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिसे बसने वाले की फंसी हुई वैन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन अनिच्छा है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मुल्वे जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र क्रो दफन जमीन से आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि वह कब्र अब स्वान की नीली टिकट में सजी हुई हैं। वह वापस कैबिन में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि स्वान और कालेब दोनों मारे गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और उन पर हमला करता है, जिसने एक को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी भरकम आदमी जो अपनी मौत का गीत गाता है। जब उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता, जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और जीवित व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमी की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को साथ झगड़ने में फंस जाता है। जनजाति जॉनसन को मारने के लिए एक एक करके अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को भेजती है, लेकिन वह हर किसी को हरा देता है। उसकी कहानी बढ़ती जाती है और क्रो उसका सम्मान क्रो करने लगते हैं। वह फिर से गुए से मिलता है और कैलेब की मां के कैबिन में लौटता है, केवल यह जानने के लिए कि उसकी मृत्यु हो गई है और क्लालेन नामक एक नया निवासी और उसका परिवार वहां रह रहा है। पास में ही क्रोग ने जॉनसन की बहादुरी के लिए एक स्मारक बनवाया है, जिसमें समय समय पर श्रद्धालुओं के रूप में टिकट और ताबीज छोड़े जाते हैं। जॉनसन और लैब अंतिम बार मिलते हैं और छात्र और शिक्षक के बीच इस मामूली मुलाकात में लैब को एहसास होता है कि एक विशाल और सुनसान सीमा पर अकेले पूरे देश से लड़ने की वजह से जॉनसन को कितनी बार नुकसान उठाना पड़ा है। लैब इस बात का संकेत देता है कि जब वो कहते हैं कि जॉनसन बहुत आगे आ गए हैं, जिस पर जॉनसन जवाब देते हैं, बहुत आगे लग रहे हैं। फिर लैब पूछते हैं, क्या यह परेशानी के लायक था? बाद में जॉनसन की पेटल हिज शर्ट रेड से एक शब्दहीन मुठभेड़ होती है, जिसमें हमले में पीछे मारना जाता है। अपने घोड़ों पर दूर दूर बैठे हुए जॉनसन अपनी राइफल के लिए हाथ जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिवर ईटिंग जॉनसन और वर्डिंग फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है और पटकथा एडवर्ड अनहल्ट ने दी है। कहानी रेमंड डेब्यू थोरपेन रॉबर्ट बंकर पर आधारित है। माउंटबेटन मैन विंडेज फिशर। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन जो विजान। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, विल गीर है,
एलियन एड मैकलेन, स्टीफन हैं, गिरास हैं, चार्ल्स टायरन हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत। इस मूवी का संगीत टिम मैक इंटायर ने दिया है और उत्पादन कंपनी है सैनफोर्ड प्रोडक्शन, तृतीय वितरण द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 7 मई 1972 काश्य में और 21 दिसंबर 1972 को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय 108 मिनट, 116 मिनट ओवररिच और मध्यांतर सहित। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह हमारी अंग्रेजी भाषा की फिल्म है और इसका बजट था 3.1 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन डॉलर की काफ़ी बहुत अच्छी कमाई की है। पटकथा जॉन मिलियंस और एडवर्ड एंड हॉल्ट द्वारा लिखी गई है। फिल्म की शूटिंग रेडफोर्ड के गृह राज्य यूटा में विभिन्न स्थानों पर की गई थी। इसे 7 मई 1972 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया था और बाद में 21 दिसंबर 1972 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 3 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 44.7 मिलियन डॉलर की एक बहुत अच्छी कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज सैमुअल जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वतों में एक जालसाज के रूप में अपना भ्रमण पोषण करते हैं। पहाड़ी देश में उनकी पहली सर्दी मुश्किलें भरी होती है और उनका सामना ग्रो जनजाति के प्रमुख पेंट्स हिज शर्ट रेड से होता है। वह 30 कैलिबर की हॉकिंग प्रिसिजन राइफल से शुरुआत करते हैं जब तक कि उन्हें 50 कैलिबर की हॉकिंग राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचेट्स जैक का जमा हुआ शरीर नहीं मिल जाता। जैक की वसीयत में उसकी राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है जो उसकी लाश ढूंढता है। अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रिस लैप, जिसका उपनाम बेयर क्लो है, के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह एक केबिल में आता है जिसके निवासियों पर बेलफुट योद्धाओं ने हमला किया था, जिसमें केवल एक महिला और उसका असंवेदनशील बेटा ही जीवित बचा था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह और लड़का, जिसे जॉनसन कैबल कहता है, डेलगुआ से मिलते हैं, जो एक पहाड़ी आदमी जिसे ब्लैकफुट ने लूट लिया है और उसने उसे गर्दन तक रेत में दफना दिया। गुरु जॉनसन को उसको चोरी हुए सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है, लेकिन जब वो ब्लैकफुट के पाता है तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुए की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन गुए गोलाबारी शुरू कर देता है और पहाड़ी लोग ब्लैकफिट को मार देते हैं। गुए कल ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वो ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो उन्हें सम्मानित अतिथियों के रूप में लेते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफिट घोड़े और खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। ब्लैक हेड रिवाज के अनुसार अपना सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपने बेटे शिवान को जॉनसन की दुल्हन बनाने के लिए देता है। शादी के बाद गुआ अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब और स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह सुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिसे बसने वाले की फंसी हुई वैन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन अनिच्छा है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मुल्वे जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन से आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि वह कब्रों
अब स्वान की नीली टिकट में सजी हुई है। वह वापस कैबिन में जाता है जहां उसे पता चलता है कि स्वान और कॉलेब दोनों मारे गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और उन पर हमला करता है जिसने एक को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी भरकम आदमी जो अपनी मौत का गीत गाता है। जब उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता, जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और जीवित व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमी की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को साथ झगड़ने में फंस जाता है। जनजाति जॉनसन को मारने के लिए एक एक करके अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को भेजती है, लेकिन वह हर किसी को हरा देता है। उसकी कहानी बढ़ती जाती है और क्रो उसका सम्मान क्रो करने लगते हैं। वह फिर से कुएं से मिलता है और कैलेब की मां के कैबिन में लौटता है, केवल यह जानने के लिए कि उसकी मृत्यु हो गई है और क्लालेन नामक एक नया निवासी और उसका परिवार वहां रह रहा है। पास में ही क्रोग ने जॉनसन की बहादुरी के लिए एक स्मारक बनवाया है, जिसमें समय समय पर श्रद्धालुओं के रूप में टिकट और ताबीज छोड़े जाते हैं। जॉनसन और लैब अंतिम बार मिलते हैं और साथ छात्र और शिक्षक के बीच इस मामूली मुलाकात में लैब को एहसास होता है कि एक विशाल और सुनसान सीमा पर अकेले पूरे देश से लड़ने की वजह से जॉनसन को कितनी बार नुकसान उठाना पड़ा है। लैब इस बात का संकेत देता है कि जब वो कहते हैं कि जॉनसन बहुत आगे आ गए हैं, जिस पर जॉनसन जवाब देते हैं, बहुत आगे लग रहे हैं। फिर लैब पूछते हैं क्या यह परेशानी के लायक था। बाद में जॉनसन की पेटल हिज सर्च रेड से एक शब्दहीन मुठभेड़ होती है, जिसमें हमले में पीछे मारना जाता है। अपने घोड़ों पर दूर दूर बैठे हुए जॉनसन अपनी राइफल के लिए हाथ जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिवर ईटिंग जॉनसन और वर्डिंग फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है और पटकथा एडवर्ड अनहर्ट ने दी है। कहानी रेमंड डेब्यू थोरपेन रॉबर्ट बंकर पर आधारित है। माउंटबेटन मैन विंडेज फिशर। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन जो विजान। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, विल गिर है, एलियन एड मैकलेन, स्टीफन है, गिरास हैं, चार्ल्स टायरन है। बात करते हैं इस मूवी में संगीत। इस मूवी के संगीत टिम मैक एंटायर ने दिया है और उत्पादन कंपनी है सैनफोर्ड प्रोडक्शन। तृतीय वितरण द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 7 मई 1972 काश्य में और 21 दिसंबर 1972 को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय 108 मिनट 116 मिनट ओवररिच और मध्यांतर सहित। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह हमारी अंग्रेजी भाषा की फिल्म है और इसका बजट था 3.1 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन डॉलर की काफ़ी बहुत अच्छी कमाई की है। पटकथा जॉन मिलियंस और एडवर्ड एंड हॉल्ट द्वारा लिखी गई है। फिल्म की शूटिंग रेडफोर्ड के गृह राज्य यूटा में विभिन्न स्थानों पर की गई थी। इसे 7 मई 1972 के कन फिल्म समारोह में शामिल किया गया था और बाद में 21 दिसंबर 1972 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 3 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 44.7 मिलियन डॉलर की एक बहुत अच्छी कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज सेरोमियन जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वतों में एक जालसाज के रूप में अपना भ्रमण पोषण करते हैं। पहाड़ी देश में उनकी पहली सर्दी मुश्किलें भरी होती है और उनका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पेंट्स हिज शर्ट रेड से होता है। वह 30 कैलिबर की हॉकिंग प्रिसिजन राइफल से शुरुआत करते हैं जब तक कि उन्हें 50 कैलिबर की हॉकिंग राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचेट्स जैक का जमा हुआ शरीर नहीं मिल जाता। जैक की वसीयत में उसकी राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है जो उसकी लाश ढूंढता है।
अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रिस लैप, जिसका उपनाम बेयर क्लो है, के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह एक केबिल में आता है जिसके निवासियों पर बेलफुट योद्धाओं ने हमला किया था, जिसमें केवल एक महिला और उसका असंवेदनशील बेटा ही जीवित बचा था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह और लड़का, जिसे जॉनसन कैबल कहता है, डेलगुआ से मिलते हैं, जो एक पहाड़ी आदमी जिसे ब्लैकफुट ने लूट लिया है और उसने उसे गर्दन तक रेत में दफना दिया। गुरु जॉनसन को उसको चोरी हुए सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है, लेकिन जब वो ब्लैकफुट के पाता है तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुए की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन गुए गोलाबारी शुरू कर देता है और पहाड़ी लोग ब्लैकफिट को मार देते हैं। गुए कल ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वो ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो उन्हें सम्मानित अतिथियों के रूप में लेते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफिट घोड़े और खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। ब्लैक हेड रिवाज के अनुसार अपना सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपने बेटे सिवान को जॉनसन की दुल्हन बनाने के लिए देता है। शादी के बाद गुआ अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब और स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह सुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिसे बसने वाले की फंसी हुई वैन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन अनिच्छा है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मुल्वे जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र क्रो दफन जमीन से आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि वह कब्र अब स्वान की नीली टिकट में सजी हुई हैं। वह वापस कैबिन में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि स्वान और कालेब दोनों मारे गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और उन पर हमला करता है, जिसने एक को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी भरकम आदमी जो अपनी मौत का गीत गाता है, जब उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता, जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और जीवित व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमी की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को साथ झगड़ने में फंस जाता है। जनजाति जॉनसन को मारने के लिए एक एक करके अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को भेजती है, लेकिन वह हर किसी को हरा देता है। उसकी कहानी बढ़ती जाती है और क्रो उसका सम्मान क्रो करने लगते हैं। वह फिर से गुए से मिलता है और कैलेब की मां के कैबिन में लौटता है, केवल यह जानने के लिए कि उसकी मृत्यु हो गई है और क्लालेन नामक एक नया निवासी और उसका परिवार वहां रह रहा है। पास में ही क्रोग ने जॉनसन की बहादुरी के लिए एक स्मारक बनवाया है, जिसमें समय समय पर श्रद्धालुओं के रूप में टिकट और ताबीज छोड़े जाते हैं। जॉनसन और लैप अंतिम बार मिलते हैं और छात्र और शिक्षक के बीच इस मामूली मुलाकात में लैप को एहसास होता है कि एक विशाल और सुनसान सीमा पर अकेले पूरे देश से लड़ने की वजह से जॉनसन को कितनी बार नुकसान उठाना पड़ा है। लैप इस बात का संकेत देता है कि जब वो कहते हैं कि जॉनसन बहुत आगे आ गए हैं, जिस पर जॉनसन जवाब देते हैं, बहुत आगे लग रहे हैं। फिर लैप पूछते हैं, क्या यह परेशानी के लायक था? बाद में जॉनसन की पीटर हिज शर्ट रेड से एक शब्दहीन मुठभेड़ होती है, जिसमें हमले में पीछे मारना जाता है। अपने घोड़ों पर दूर दूर बैठे हुए जॉनसन अपनी राइफल के लिए हाथ जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिवर ईटिंग जॉनसन और वर्डिंग फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन ने
में किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है और पटकथा एडवर्ड अनहर्ट ने दी है। कहानी रेमंड डेब्यू थ्रोप्रेन रॉबर्ट बंकर पर आधारित है। माउंटबेटन मैन विंडेज फिशर। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन जो विजान। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, विल गिर है, एलियन एड मैकलेन स्टीफन हैं, गिरास हैं, चार्ल्स टायरन है। बात करते हैं इस मूवी में संगीत। इस मूवी के संगीत टीम मैक एंटायर ने दिया है और उत्पादन कंपनी है सैनफोर्ड प्रोडक्शन। तृतीय वितरण द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 7 मई 1972 काश्य में और 21 दिसंबर 1972 को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय 108 मिनट 116 मिनट ओवररिच और मध्यांतर सहित। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह हमारी अंग्रेजी भाषा की फिल्म है और इसका बजट था 3.1 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन डॉलर की काफ़ी बहुत अच्छी कमाई की है। पटकथा जॉन मिलियंस और एडवर्ड एंड हॉल्ट द्वारा लिखी गई है। फिल्म की शूटिंग रेडफोर्ड के गृह राज्य यूटाह में विभिन्न स्थानों पर की गई थी। इसे 7 मई 1972 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया था और बाद में 21 दिसंबर 1972 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 3 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 44.7 मिलियन डॉलर की एक बहुत अच्छी कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज सैमुअल जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वतों में एक जालसाज के रूप में अपना भ्रमण पोषण करते हैं। पहाड़ी देश में उनकी पहली सर्दी मुश्किलें भरी होती है और उनका सामना ग्रो जनजाति के प्रमुख पेंट्स हिज शर्ट रेड से होता है। वह 30 कैलिबर की हॉकिंग प्रिसिजन राइफल से शुरुआत करते हैं जब तक कि उन्हें 50 कैलिबर की हॉकिंग राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचेट्स जैक का जमा हुआ शरीर नहीं मिल जाता। जैक की वसीयत में उसकी राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है जो उसकी लाश ढूंढता है। अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रिस लैप, जिसका उपनाम बेयर क्लो है, के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह एक केबिल में आता है जिसके निवासियों पर बेलफुट योद्धाओं ने हमला किया था, जिसमें केवल एक महिला और उसका असंवेदनशील बेटा ही जीवित बचा था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह और लड़का, जिसे जॉनसन केबल कहता है, डेलगोआ से मिलते हैं, जो एक पहाड़ी आदमी जिसे ब्लैकफुट ने लूट लिया है और उसने उसे गर्दन तक रेत में दफना दिया। गुरी जॉनसन को उसको चोरी हुए सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है, लेकिन जब वो ब्लैकफुट के पाता है तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुए की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन गुए गोलाबारी शुरू कर देता है और पहाड़ी लोग ब्लैकफिट को मार देते हैं। गुई कल ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वो ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो उन्हें सम्मानित अतिथियों के रूप में लेते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफिट घोड़े और खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैट हेड रिवाज के अनुसार अपना सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपने बेटे शिवान को जॉनसन की दुल्हन बनाने के लिए देता है। शादी के बाद गुआ अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब और स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह सुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिसे बसने वाले की फंसी हुई वैन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है।
हालांकि जॉनसन अनिच्छा है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मुल्वे जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र क्रो दफन जमीन से आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि वह कब्रें अब स्वान की नीली टिकट में सजी हुई हैं। वह वापस कैबिन में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि स्वान और कॉलेब दोनों मारे गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और उन पर हमला करता है, जिसने एक को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी भरकम आदमी जो अपनी मौत का गीत गाता है, जब उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता, जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और जीवित व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमी की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को साथ झगड़ने में फंस जाता है। जनजाति जॉनसन को मारने के लिए एक एक करके अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को भेजती है, लेकिन वह हर किसी को हरा देता है। उसकी कहानी बढ़ती जाती है और क्रो उसका सम्मान क्रो करने लगते हैं। वह फिर से कुएं से मिलता है और कैलेब की मां के कैबिन में लौटता है, केवल यह जानने के लिए कि उसकी मृत्यु हो गई है और क्लालेन नामक एक नया निवासी और उसका परिवार वहां रह रहा है। पास में ही क्रोग ने जॉनसन की बहादुरी के लिए एक स्मारक बनवाया है, जिसमें समय समय पर श्रद्धालुओं के रूप में टिकट और ताबीज छोड़े जाते हैं। जॉनसन और लैब अंतिम बार मिलते हैं और छात्र और शिक्षक के बीच इस मामूली मुलाकात में लैब को एहसास होता है कि एक विशाल और सुनसान सीमा पर अकेले पूरे देश से लड़ने की वजह से जॉनसन को कितनी बार नुकसान उठाना पड़ा है। लैब इस बात का संकेत देता है कि जब वो कहते हैं कि जॉनसन बहुत आगे आ गए हैं, जिस पर जॉनसन जवाब देते हैं, बहुत आगे लग रहे हैं। फिर लैब पूछते हैं, क्या यह परेशानी के लायक था? बाद में जॉनसन की पेटन हिज शर्ट रेड से एक शब्दहीन मुठभेड़ होती है, जिसमें हमले में पीछे मारना जाता है। अपने घोड़ों पर दूर दूर बैठे हुए जॉनसन अपनी राइफल के लिए हाथ जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिवर ईटिंग जॉनसन और वर्डसिन फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है और पटकथा एडवर्ड अनहल्ट ने दी है। कहानी रेमंड डेब्यू थोरपेन रॉबर्ट बंकर पर आधारित है। माउंटबेटन मैन विंडेज फिशर। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन जो विजान। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, विल गिर है, एलियन एड मैकलेन, स्टीफन है, गिरास हैं, चार्ल्स टायरन है। बात करते हैं इस मूवी में संगीत। इस मूवी के संगीत टिम मैक इंटायर ने दिया है और उत्पादन कंपनी है सैनफोर्ड प्रोडक्शन। तृतीय वितरण द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 7 मई 1972 काश्य में और 21 दिसंबर 1972 को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय 108 मिनट 116 मिनट ओवररिच और मध्यांतर सहित। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह हमारी अंग्रेजी भाषा की फिल्म है और इसका बजट था 3.1 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन डॉलर की काफ़ी बहुत अच्छी कमाई की है। पटकथा जॉन मिलियंस और एडवर्ड एंड हॉल्ट द्वारा लिखी गई है। फिल्म की शूटिंग रेडफोर्ड के गृह राज्य यूटा में विभिन्न स्थानों पर की गई थी। इसे 7 मई 1972 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया था और बाद में 21 दिसंबर 1972 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 3 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 44.7 मिलियन डॉलर की एक बहुत अच्छी कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज सेरोमियन जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वतों में एक जालसाज के रूप में अपना भ्रमण पोषण करते हैं। पहाड़ी देश में उनकी पहली सर्दी
मुश्किलें भरी होती है और उनका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पेंट्स हिज शर्ट रेड से होता है। वह 30 कैलिबर की हॉकिंग प्रिसिशन राइफल से शुरुआत करते हैं जब तक कि उन्हें 50 कैलिबर की हॉकिंग राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचेट्स जैक का जमा हुआ शरीर नहीं मिल जाता। जैक की वसीयत में उसकी राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है जो उसकी लाश ढूंढता है। अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रिस लैप, जिसका उपनाम बेयर क्लो है, के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह एक केबिल में आता है जिसके निवासियों पर बेलफुट योद्धाओं ने हमला किया था, जिसमें केवल एक महिला और उसका असंवेदनशील बेटा ही जीवित बचा था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह और लड़का, जिसे जॉनसन केबल कहता है, डेलगोआ से मिलते हैं, जो एक पहाड़ी आदमी जिसे ब्लैकफुट ने लूट लिया है और उसने उसे गर्दन तक रेत में दफना दिया। गुरु जॉनसन को उसको चोरी हुए सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है, लेकिन जब वो ब्लैकफुट के पाता है तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुए की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन गुए गोलाबारी शुरू कर देता है और पहाड़ी लोग ब्लैकफिट को मार देते हैं। गुए कल ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वो ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो उन्हें सम्मानित अतिथियों के रूप में लेते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफिट घोड़े और खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैट हेड रिवाज के अनुसार अपना सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपने बेटे शिवान को जॉनसन की दुल्हन बनाने के लिए देता है। शादी के बाद गुआ अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब और स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह सुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिसे बसने वाले की फंसी हुई वैन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन अनिच्छा है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मुल्वे जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र क्रो दफन जमीन से आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि वह कब्रें अब स्वान की नीली टिकट में सजी हुई हैं। वह वापस कैबिन में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि स्वान और कालेब दोनों मारे गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और उन पर हमला करता है, जिसने एक को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी भरकम आदमी जो अपनी मौत का गीत गाता है, जब उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता, जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और जीवित व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमी की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को साथ झगड़ने में फंस जाता है। जनजाति जॉनसन को मारने के लिए एक एक करके अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को भेजती है, लेकिन वह हर किसी को हरा देता है। उसकी कहानी बढ़ती जाती है और क्रो उसका सम्मान क्रो करने लगते हैं। वह फिर से गुए से मिलता है और कैलेब की मां के कैबिन में लौटता है, केवल यह जानने के लिए कि उसकी मृत्यु हो गई है और क्लालेन नामक एक नया निवासी और उसका परिवार वहां रह रहा है। पास में ही क्रोग ने जॉनसन की बहादुरी के लिए एक स्मारक बनवाया है, जिसमें समय समय पर श्रद्धालुओं के रूप में टिकट और ताबीज छोड़े जाते हैं। जॉनसन और लैब अंतिम बार मिलते हैं और छात्र और शिक्षक के बीच इस मामूली मुलाकात में लैब को एहसास होता है कि एक विशाल और सुनसान सीमा पर अकेले पूरे देश से लड़ने की वजह से जॉनसन को कितनी बार नुकसान उठाना पड़ा है। लैब इस बात का संकेत देता है कि जब वो कहते हैं कि जॉनसन बहुत आगे आ गए हैं, जिस पर जॉनसन जवाब देते हैं बहुत आगे लग रहे हैं। फिर लैब पूछते हैं क्या
यह परेशानी के लायक था। बाद में जॉनसन की पेटर हिज सर्च रेड से एक शब्दहीन मुठभेड़ होती है जिसमें हमले में पीछे मारना जाता है। अपने घोड़ों पर दूर दूर बैठे हुए जॉनसन अपनी राइफल के लिए हाथ जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिवर ईटिंग जॉनसन और वर्डसिन फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है और पटकथा एडवर्ड अनहर्ट ने दी है। कहानी रेमंड डेब्यू थोरपेन रॉबर्ट बंकर पर आधारित है। माउंटबेटन मैन विंडेज फिशर। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन जो विजान। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, विल गिर है, एलियन एड मैकलेन स्टीफन है, गिरास हैं, चार्ल्स टायरन है। बात करते हैं इस मूवी में संगीत। इस मूवी के संगीत टिम मैक इंटायर ने दिया है और उत्पादन कंपनी है सैनफोर्ड प्रोडक्शन। तृतीय वितरण द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 7 मई 1972 काश्य में और 21 दिसंबर 1972 को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय 108 मिनट 116 मिनट ओवररिच और मध्यांतर सहित। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह हमारी अंग्रेजी भाषा की फिल्म है और इसका बजट था 3.1 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन डॉलर की काफ़ी बहुत अच्छी कमाई की है। पटकथा जॉन मिलियंस और एडवर्ड एंड हॉल्ट द्वारा लिखी गई है। फिल्म की शूटिंग रेडफोर्ड के गृह राज्य यूटा में विभिन्न स्थानों पर की गई थी। इसे 7 मई 1972 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया था और बाद में 21 दिसंबर 1972 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 3 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 44.7 मिलियन डॉलर की एक बहुत अच्छी कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज सेरोमियन जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वतों में एक जालसाज के रूप में अपना भ्रमण पोषण करते हैं। पहाड़ी देश में उनकी पहली सर्दी मुश्किलें भरी होती है और उनका सामना ग्रो जनजाति के प्रमुख पेंट्स हिज शर्ट रेड से होता है। वह 30 कैलिबर की हॉकिंग प्रिसिजन राइफल से शुरुआत करते हैं जब तक कि उन्हें 50 कैलिबर की हॉकिंग राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचेट्स जैक का जमा हुआ शरीर नहीं मिल जाता। जैक की वसीयत में उसकी राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है जो उसकी लाश ढूंढता है। अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रिस लैप, जिसका उपनाम बेयर क्लो है, के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह एक केबिल में आता है जिसके निवासियों पर बेलफुट योद्धाओं ने हमला किया था, जिसमें केवल एक महिला और उसका असंवेदनशील बेटा ही जीवित बचा था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह और लड़का, जिसे जॉनसन केबल कहता है, डेलगुआ से मिलते हैं, जो एक पहाड़ी आदमी जिसे ब्लैकफुट ने लूट लिया है और उसने उसे गर्दन तक रेत में दफना दिया। गुल जॉनसन को उसको चोरी हुए सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है, लेकिन जब वो ब्लैकफुट के पाता है तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुए की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन गुए गोलाबारी शुरू कर देता है और पहाड़ी लोग ब्लैकफिट को मार देते हैं। गुए कल ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वो ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो उन्हें सम्मानित अतिथियों के रूप में लेते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफिट घोड़े और खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैट हेड रिवाज के अनुसार अपना सम्मान बनाए रखने के लिए
प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपने बेटे शिवान को जॉनसन की दुल्हन बनाने के लिए देता है। शादी के बाद गोवा अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब और स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह सुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिसे बसने वाले की फंसी हुई वैन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन अनिच्छा है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मुल्वे जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र क्रो दफन जमीन से आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि वह कब्र अब स्वान की नीली टिकट में सजी हुई हैं। वह वापस कैबिन में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि स्वान और कालेब दोनों मारे गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और उन पर हमला करता है, जिसने एक को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी भरकम आदमी जो अपनी मौत का गीत गाता है। जब उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता, जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और जीवित व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमी की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को साथ झगड़ने में फंस जाता है। जनजाति जॉनसन को मारने के लिए एक एक करके अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को भेजती है, लेकिन वह हर किसी को हरा देता है। उसकी कहानी बढ़ती जाती है और क्रो उसका सम्मान क्रो करने लगते हैं। वह फिर से कुएं से मिलता है और कैलेब की मां के कैबिन में लौटता है, केवल यह जानने के लिए कि उसकी मृत्यु हो गई है और क्लालेन नामक एक नया निवासी और उसका परिवार वहां रह रहा है। पास में ही क्रोग ने जॉनसन की बहादुरी के लिए एक स्मारक बनवाया है, जिसमें समय समय पर श्रद्धालुओं के रूप में टिकट और ताबीज छोड़े जाते हैं। जॉनसन और लैब अंतिम बार मिलते हैं और साथ छात्र और शिक्षक के बीच इस मामूली मुलाकात में लैब को एहसास होता है कि एक विशाल और सुनसान सीमा पर अकेले पूरे देश से लड़ने की वजह से जॉनसन को कितनी बार नुकसान उठाना पड़ा है। लैब इस बात का संकेत देता है कि जब वो कहते हैं कि जॉनसन बहुत आगे आ गए हैं, जिस पर जॉनसन जवाब देते हैं, बहुत आगे लग रहे हैं। फिर लैब पूछते हैं, क्या यह परेशानी के लायक था? बाद में जॉनसन की पेटल हिज शर्ट रेड से एक शब्दहीन मुठभेड़ होती है, जिसमें हमले में पीछे मारना जाता है। अपने घोड़ों पर दूर दूर बैठे हुए जॉनसन अपनी राइफल के लिए हाथ जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिवर ईटिंग जॉनसन और वर्डिंग फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है और पटकथा एडवर्ड अनहर्ट ने दी है। कहानी रेमंड डेब्यू थोरपेन रॉबर्ट बंकर पर आधारित है। माउंटबेटन मैन विंडेज फिशर। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन जो विजान। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, विल गिर है, एलियन एड मैकलेन स्टीफन हैं, गिरास हैं, चार्ल्स टायरन हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत। इस मूवी के संगीत टिम मैक इंटायर ने दिया है और उत्पादन कंपनी है सैनफोर्ड प्रोडक्शन। तृतीय वितरण द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 7 मई 1972 काश्य में और 21 दिसंबर 1972 को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय 108 मिनट 116 मिनट ओवररिच और मध्यांतर सहित। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह हमारी अंग्रेजी भाषा की फिल्म है और इसका बजट था 3.1 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन डॉलर की काफ़ी बहुत अच्छी कमाई की है। पटकथा जॉन मिलियंस और एडवर्ड एंड हॉल्ट द्वारा लिखी गई है। फिल्म की शूटिंग रेडफोर्ड के गृह राज्य यूटा में विभिन्न स्थानों पर की गई थी। इसे 7 मई 1972 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया था और बाद में 21 दिसंबर 1972 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल
रही, जिसने $3 मिलियन के बजट के मुकाबले $44.7 मिलियन की एक बहुत अच्छी कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज सैमुअल जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वतों में एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देश में उनकी पहली सर्दी मुश्किलें भरी होती है और उनका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पेंट्स हिज शर्ट रेड से होता है। वह 30 कैलिबर की हॉकिंग प्रिसिजन राइफल से शुरुआत करते हैं जब तक कि उन्हें 50 कैलिबर की हॉकिंग राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचेट्स जैक का जमा हुआ शरीर नहीं मिल जाता। जैक की वसीयत में उसकी राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है जो उसकी लाश ढूंढता है। अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रिस लैप, जिसका उपनाम बेयर क्लो है, के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह एक केबिल में आता है जिसके निवासियों पर बेलफुट योद्धाओं ने हमला किया था, जिसमें केवल एक महिला और उसका असंवेदनशील बेटा ही जीवित बचा था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह और लड़का, जिसे जॉनसन कैबल कहता है, डेलगोआ से मिलते हैं, जो एक पहाड़ी आदमी जिसे ब्लैकफुट ने लूट लिया है और उसने उसे गर्दन तक रेत में दफना दिया। गुरु जॉनसन को उसको चोरी हुए सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है, लेकिन जब वो ब्लैकफुट के पाता है तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुए की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन गुए गोलाबारी शुरू कर देता है और पहाड़ी लोग ब्लैकफिट को मार देते हैं। क्विक ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वो ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो उन्हें सम्मानित अतिथियों के रूप में लेते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफिट घोड़े और खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। ब्लैक हेड रिवाज के अनुसार अपना सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपने बेटे शिवान को जॉनसन की दुल्हन बनाने के लिए देता है। शादी के बाद गोवा अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब और स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह सुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिसे बसने वाले की फंसी हुई वैन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन अनिच्छा है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मुल्वे जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र क्रो दफन जमीन से आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि वह कब्र अब स्वान की नीली टिकट में सजी हुई हैं। वह वापस कैबिन में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि स्वान और कालेब दोनों मारे गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और उन पर हमला करता है, जिसने एक को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी भरकम आदमी जो अपनी मौत का गीत गाता है। जब उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता, जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और जीवित व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमी की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को साथ झगड़ने में फंस जाता है। जनजाति जॉनसन को मारने के लिए एक एक करके अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को भेजती है, लेकिन वह हर किसी को हरा देता है। उसकी कहानी बढ़ती जाती है और क्रो उसका सम्मान करने लगते हैं। वह फिर से गुए से मिलता है और कैलेब की मां के कैबिन में लौटता है, केवल यह जानने के लिए कि उसकी मृत्यु हो गई है और क्लालेन नामक एक नया निवासी और उसका परिवार वहां रह रहा है।
पास में ही क्रोग ने जॉनसन की बहादुरी के लिए एक स्मारक बनवाया है, जिसमें समय समय पर श्रद्धालुओं के रूप में टिकट और ताबीज छोड़े जाते हैं। जॉनसन और लैब अंतिम बार मिलते हैं और साथ छात्र और शिक्षक के बीच इस मामूली मुलाकात में लैब को एहसास होता है कि एक विशाल और सुनसान सीमा पर अकेले पूरे देश से लड़ने की वजह से जॉनसन को कितनी बार नुकसान उठाना पड़ा है। लैब इस बात का संकेत देता है कि जब वो कहते हैं कि जॉनसन बहुत आगे आ गए हैं, जिस पर जॉनसन जवाब देते हैं बहुत आगे लग रहे हैं। फिर लैब पूछते हैं क्या यह परेशानी के लायक था। बाद में जॉनसन की पेटल हिज सर्च रेड से एक शब्दहीन मुठभेड़ होती है, जिसमें हमले में पीछे मारना जाता है। अपने घोड़ों पर दूर दूर बैठे हुए जॉनसन अपनी राइफल के लिए हाथ जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिवर ईटिंग जॉनसन और वर्डिंग फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है और पटकथा एडवर्ड अनहर्ट ने दी है। कहानी रेमंड डेब्यू थोरपेन रॉबर्ट बंकर पर आधारित है। माउंटबेटन मैन विंडेज फिशर। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन जो विजान। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, विल गिर है, एलियन एड मैकलेन, स्टीफन है, गिरास हैं, चार्ल्स टायरन है। बात करते हैं इस मूवी में संगीत। इस मूवी के संगीत टिम मैक एंटायर ने दिया है और उत्पादन कंपनी है सैनफोर्ड प्रोडक्शन। तृतीय वितरण द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 7 मई 1972 काश्य में और 21 दिसंबर 1972 को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय 108 मिनट 116 मिनट ओवररिच और मध्यांतर सहित। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह हमारी अंग्रेजी भाषा की फिल्म है और इसका बजट था 3.1 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन डॉलर की काफ़ी बहुत अच्छी कमाई की है। पटकथा जॉन मिलियंस और एडवर्ड एंड हॉल्ट द्वारा लिखी गई है। फिल्म की शूटिंग रेडफोर्ड के गृह राज्य यूटा में विभिन्न स्थानों पर की गई थी। इसे 7 मई 1972 के कन फिल्म समारोह में शामिल किया गया था और बाद में 21 दिसंबर 1972 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 3 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 44.7 मिलियन डॉलर की एक बहुत अच्छी कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज सैमुअल जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वतों में एक जालसाज के रूप में अपना भ्रमण पोषण करते हैं। पहाड़ी देश में उनकी पहली सर्दी मुश्किलें भरी होती है और उनका सामना ग्रो जनजाति के प्रमुख पेंट्स हिज शर्ट रेड से होता है। वह 30 कैलिबर की हॉकिंग प्रिसिजन राइफल से शुरुआत करते हैं जब तक कि उन्हें 50 कैलिबर की हॉकिंग राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचेट्स जैक का जमा हुआ शरीर नहीं मिल जाता। जैक की वसीयत में उसकी राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है जो उसकी लाश ढूंढता है। अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रिस लैप, जिसका उपनाम बेयर क्लो है, के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह एक केबिल में आता है जिसके निवासियों पर बेलफुट योद्धाओं ने हमला किया था, जिसमें केवल एक महिला और उसका असंवेदनशील बेटा ही जीवित बचा था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह और लड़का, जिसे जॉनसन कैबल कहता है, डेलगुआ से मिलते हैं, जो एक पहाड़ी आदमी जिसे ब्लैकफुट ने लूट लिया है और उसने उसे गर्दन तक रेत में दफना दिया। गुल जॉनसन को उसको चोरी हुए सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है, लेकिन जब वो ब्लैकफुट के पाता है तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुए की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन गुए गोलाबारी शुरू कर देता है और पहाड़ी लोग
फिट को मार देते हैं। क्विक ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वो ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो उन्हें सम्मानित अतिथियों के रूप में लेते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैक फिट घोड़े और खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। ब्लैक हेड रिवाज के अनुसार अपना सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपने बेटे सिवान को जॉनसन की दुल्हन बनाने के लिए देता है। शादी के बाद गोवा अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब और स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह सुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिसे बसने वाले की फंसी हुई वैन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन अनिच्छा है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मुल्वे जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र क्रो दफन जमीन से आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि वह कब्र अब स्वान की नीली टिकट में सजी हुई हैं। वह वापस कैबिन में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि स्वान और कालेब दोनों मारे गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और उन पर हमला करता है, जिसने एक को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी भरकम आदमी जो अपनी मौत का गीत गाता है, जब उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता, जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और जीवित व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमी की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को साथ झगड़ने में फंस जाता है। जनजाति जॉनसन को मारने के लिए एक एक करके अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को भेजती है, लेकिन वह हर किसी को हरा देता है। उसकी कहानी बढ़ती जाती है और क्रो उसका सम्मान करने लगते हैं। वह फिर से कुएं से मिलता है और कैलेब की मां के कैबिन में लौटता है, केवल यह जानने के लिए कि उसकी मृत्यु हो गई है और क्लालेन नामक एक नया निवासी और उसका परिवार वहां रह रहा है। पास में ही क्रोग ने जॉनसन की बहादुरी के लिए एक स्मारक बनवाया है, जिसमें समय समय पर श्रद्धालुओं के रूप में टिकट और ताबीज छोड़े जाते हैं। जॉनसन और लैब अंतिम बार मिलते हैं और छात्र और शिक्षक के बीच इस मामूली मुलाकात में लैब को एहसास होता है कि एक विशाल और सुनसान सीमा पर अकेले पूरे देश से लड़ने की वजह से जॉनसन को कितनी बार नुकसान उठाना पड़ा है। लैब इस बात का संकेत देता है कि जब वो कहते हैं कि जॉनसन बहुत आगे आ गए हैं, जिस पर जॉनसन जवाब देते हैं, बहुत आगे लग रहे हैं। फिर लैब पूछते हैं, क्या यह परेशानी के लायक था? बाद में जॉनसन की पीटर हिज शर्ट रेड से एक शब्दहीन मुठभेड़ होती है, जिसमें हमले में पीछे मारना जाता है। अपने घोड़ों पर दूर दूर बैठे हुए जॉनसन अपनी राइफल के लिए हाथ जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिवर ईटिंग जॉनसन और वर्डिंग फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है और पटकथा एडवर्ड अनहल्ट ने दी है। कहानी रेमंड डेब्यू थोरपेन रॉबर्ट बंकर पर आधारित है। माउंटबेटन मैन विंडेज फिशर। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन जो विजान। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, विल गिर है, एलियन एड मैकलेन, स्टीफन हैं, गिरास हैं, चार्ल्स टायरन हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत। इस मूवी के संगीत टीम मैक एंटायर ने दिया है और उत्पादन कंपनी है सैनफोर्ड प्रोडक्शन। तृतीय वितरण द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 7 मई 1972 काश्य में और 21 दिसंबर 1972 को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय 108 मिनट 116 मिनट ओवररिच और मध्यांतर सहित। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह हमारी अंग्रेजी भाषा की फिल्म है और
इसका बजट था 3.1 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन डॉलर की काफ़ी बहुत अच्छी कमाई की है। पटकथा जॉन मिलियंस और एडवर्ड एंड हॉल्ट द्वारा लिखी गई है। फिल्म की शूटिंग रेडफोर्ड के गृह राज्य यूटा में विभिन्न स्थानों पर की गई थी। इसे 7 मई 1972 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया था और बाद में 21 दिसंबर 1972 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 3 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 44.7 मिलियन डॉलर की एक बहुत अच्छी कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज सैमुअल जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वतों में एक जालसाज के रूप में अपना भ्रमण पोषण करते हैं। पहाड़ी देश में उनकी पहली सर्दी मुश्किलें भरी होती है और उनका सामना ग्रो जनजाति के प्रमुख पेंट्स हिज शर्ट रेड से होता है। वह 30 कैलिबर की हॉकिंग प्रिसिशन राइफल से शुरुआत करते हैं जब तक कि उन्हें 50 कैलिबर की हॉकिंग राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचेट्स जैक का जमा हुआ शरीर नहीं मिल जाता। जैक की वसीयत में उसकी राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है जो उसकी लाश ढूंढता है। अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रिस लैप, जिसका उपनाम बेयर क्लो है, के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह एक केबिल में आता है जिसके निवासियों पर बेलफुट योद्धाओं ने हमला किया था, जिसमें केवल एक महिला और उसका असंवेदनशील बेटा ही जीवित बचा था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह और लड़का, जिसे जॉनसन केबल कहता है, डेलगोआ से मिलते हैं, जो एक पहाड़ी आदमी जिसे ब्लैकफुट ने लूट लिया है और उसने उसे गर्दन तक रेत में दफना दिया। गुरु जॉनसन को उसको चोरी हुए सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है, लेकिन जब वो ब्लैकफुट के पाता है तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुए की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन गुए गोलाबारी शुरू कर देता है और पहाड़ी लोग ब्लैकफिट को मार देते हैं। गुए कल ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वो ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो उन्हें सम्मानित अतिथियों के रूप में लेते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफिट घोड़े और खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैट हेड रिवाज के अनुसार अपना सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपने बेटे शिवान को जॉनसन की दुल्हन बनाने के लिए देता है। शादी के बाद गोवा अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब और स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह सुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिसे बसने वाले की फंसी हुई वैन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन अनिच्छा है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मुल्वे जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन से आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि वह कब्रें अब स्वान की नीली टिकट में सजी हुई हैं। वह वापस कैबिन में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि स्वान और कालेब दोनों मारे गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और उन पर हमला करता है, जिसने एक को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी भरकम आदमी जो अपनी मौत का गीत गाता है, जब उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता, जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और जीवित व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी
आदमी की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को साथ झगड़ने में फंस जाता है। जनजाति जॉनसन को मारने के लिए एक-एक करके अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को भेजती है, लेकिन वह हर किसी को हरा देता है। उसकी कहानी बढ़ती जाती है और क्रो उसका सम्मान क्रो करने लगते हैं। वह फिर से कुएं से मिलता है और कैलेब की माँ के केबिन में लौटता है, केवल यह जानने के लिए कि उसकी मृत्यु हो गई है और क्लार्लेन नामक एक नया निवासी और उसका परिवार वहां रह रहा है। पास में ही क्रोग ने जॉनसन की बहादुरी के लिए एक स्मारक बनवाया है, जिसमें समय समय पर श्रद्धालुओं के रूप में टिकट और ताबीज छोड़े जाते हैं। जॉनसन और लैब अंतिम बार मिलते हैं और साथ छात्र और शिक्षक के बीच इस मामूली मुलाकात में लैब को एहसास होता है कि एक विशाल और सुनसान सीमा पर अकेले पूरे देश से लड़ने की वजह से जॉनसन को कितनी बार नुकसान उठाना पड़ा है। लैब इस बात का संकेत देता है कि जब वो कहते हैं कि जॉनसन बहुत आगे आ गए हैं, जिस पर जॉनसन जवाब देते हैं, बहुत आगे लग रहे हैं। फिर लैब पूछते हैं, क्या यह परेशानी के लायक था? बाद में जॉनसन की पेटन हिज शर्ट रेड से एक शब्दहीन मुठभेड़ होती है, जिसमें हमले में पीछे मारना जाता है। अपने घोड़ों पर दूर दूर बैठे हुए जॉनसन अपनी राइफल के लिए हाथ जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिवर ईटिंग जॉनसन और वर्डसिन फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है और पटकथा एडवर्ड अनहल्ट ने दी है। कहानी रेमंड डेब्यू थोरपेन रॉबर्ट बंकर पर आधारित है। माउंटबेटन मैन विंडेज फिशर। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन जो विजान। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, विल गिर है, एलियन एड मैकलेन स्टीफन हैं, गिरास हैं, चार्ल्स टायरन हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत। इस मूवी के संगीत टिम मैक इंटायर ने दिया है और उत्पादन कंपनी है सैनफोर्ड प्रोडक्शन। तृतीय वितरण द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 7 मई 1972 काश्य में और 21 दिसंबर 1972 को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय 108 मिनट 116 मिनट ओवररिच और मध्यांतर सहित। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह हमारी अंग्रेजी भाषा की फिल्म है और इसका बजट था 3.1 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन डॉलर की काफ़ी बहुत अच्छी कमाई की है। पटकथा जॉन मिलियंस और एडवर्ड एंड हॉल्ट द्वारा लिखी गई है। फिल्म की शूटिंग रेडफोर्ड के गृह राज्य यूटा में विभिन्न स्थानों पर की गई थी। इसे 7 मई 1972 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया था और बाद में 21 दिसंबर 1972 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 3 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 44.7 मिलियन डॉलर की एक बहुत अच्छी कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज सेरोमियन जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वतों में एक जालसाज के रूप में अपना भ्रमण पोषण करते हैं। पहाड़ी देश में उनकी पहली सर्दी मुश्किलें भरी होती है और उनका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पेंट्स हिज शर्ट रेड से होता है। वह 30 कैलिबर की हॉकिंग प्रिसिजन राइफल से शुरुआत करते हैं जब तक कि उन्हें 50 कैलिबर की हॉकिंग राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचेट्स जैक का जमा हुआ शरीर नहीं मिल जाता। जैक की वसीयत में उसकी राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है जो उसकी लाश ढूंढता है। अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रिस लैप, जिसका उपनाम बेयर क्लो है, के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह एक केबिल में आता है जिसके निवासियों पर बेलफुट योद्धाओं ने हमला किया था, जिसमें केवल एक महिला और उसका असंवेदनशील बेटा ही जीवित बचा था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह और लड़का
जिसे जॉनसन केबल कहता है, डेलगोआ से मिलते हैं, जो एक पहाड़ी आदमी जिसे ब्लैकफुट ने लूट लिया है और उसने उसे गर्दन तक रेत में दफना दिया। गुल जॉनसन को उसको चोरी हुए सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है, लेकिन जब वो ब्लैकफुट के पाता है तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुए की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन गुए गोलाबारी शुरू कर देता है और पहाड़ी लोग ब्लैकफिट को मार देते हैं। गुई ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वो ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो उन्हें सम्मानित अतिथियों के रूप में लेते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफिट घोड़े और खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैट हेड रिवाज के अनुसार अपना सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपने बेटे शिवान को जॉनसन की दुल्हन बनाने के लिए देता है। शादी के बाद गुआ अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब और स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह सुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिसे बसने वाले की फंसी हुई वैन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन अनिच्छा है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मुल्वे जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र क्रो दफन जमीन से आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि वह कब्र अब स्वान की नीली टिकट में सजी हुई हैं। वह वापस कैबिन में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि स्वान और कालेब दोनों मारे गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और उन पर हमला करता है, जिसने एक को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी भरकम आदमी जो अपनी मौत का गीत गाता है। जब उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता, जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और जीवित व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमी की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को साथ झगड़ने में फंस जाता है। जनजाति जॉनसन को मारने के लिए एक एक करके अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को भेजती है, लेकिन वह हर किसी को हरा देता है। उसकी कहानी बढ़ती जाती है और क्रो उसका सम्मान क्रो करने लगते हैं। वह फिर से गुए से मिलता है और कैलेब की मां के कैबिन में लौटता है, केवल यह जानने के लिए कि उसकी मृत्यु हो गई है और क्लालेन नामक एक नया निवासी और उसका परिवार वहां रह रहा है। पास में ही क्रोग ने जॉनसन की बहादुरी के लिए एक स्मारक बनवाया है, जिसमें समय समय पर श्रद्धालुओं के रूप में टिकट और ताबीज छोड़े जाते हैं। जॉनसन और लैब अंतिम बार मिलते हैं और छात्र और शिक्षक के बीच इस मामूली मुलाकात में लैब को एहसास होता है कि एक विशाल और सुनसान सीमा पर अकेले पूरे देश से लड़ने की वजह से जॉनसन को कितनी बार नुकसान उठाना पड़ा है। लैब इस बात का संकेत देता है कि जब वो कहते हैं कि जॉनसन बहुत आगे आ गए हैं, जिस पर जॉनसन जवाब देते हैं, बहुत आगे लग रहे हैं। फिर लैब पूछते हैं, क्या यह परेशानी के लायक था? बाद में जॉनसन की पेटर हिज शर्ट रेड से एक शब्दहीन मुठभेड़ होती है, जिसमें हमले में पीछे मारना जाता है। अपने घोड़ों पर दूर दूर बैठे हुए जॉनसन अपनी राइफल के लिए हाथ जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिवर ईटिंग जॉनसन और वर्डिंग फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है और पटकथा एडवर्ड अनहर्ट ने दी है। कहानी रेमंड डेब्यू थोरपेन रॉबर्ट बंकर पर आधारित है। माउंटबेटन मैन विंडेज फिशर। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन जो विजान। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, विल गीर है,
एलियन एड मैकलेन, स्टीफन हैं, गिरास हैं, चार्ल्स टायरन हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत। इस मूवी का संगीत टिम मैक इंटायर ने दिया है और उत्पादन कंपनी है सैनफोर्ड प्रोडक्शन, तृतीय वितरण द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 7 मई 1972 काश्य में और 21 दिसंबर 1972 को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय 108 मिनट, 116 मिनट ओवररिच और मध्यांतर सहित। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह हमारी अंग्रेजी भाषा की फिल्म है और इसका बजट था 3.1 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन डॉलर की काफ़ी बहुत अच्छी कमाई की है। पटकथा जॉन मिलियंस और एडवर्ड एंड हॉल्ट द्वारा लिखी गई है। फिल्म की शूटिंग रेडफोर्ड के गृह राज्य यूटा में विभिन्न स्थानों पर की गई थी। इसे 7 मई 1972 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया था और बाद में 21 दिसंबर 1972 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 3 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 44.7 मिलियन डॉलर की एक बहुत अच्छी कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज सेरोमियन जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वतों में एक जालसाज के रूप में अपना भ्रमण पोषण करते हैं। पहाड़ी देश में उनकी पहली सर्दी मुश्किलें भरी होती है और उनका सामना ग्रो जनजाति के प्रमुख पेंट्स हिज शर्ट रेड से होता है। वह 30 कैलिबर की हॉकिंग प्रिसिजन राइफल से शुरुआत करते हैं जब तक कि उन्हें 50 कैलिबर की हॉकिंग राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचेट्स जैक का जमा हुआ शरीर नहीं मिल जाता। जैक की वसीयत में उसकी राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है जो उसकी लाश ढूंढता है। अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रिस लैप, जिसका उपनाम बेयर क्लो है, के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह एक केबिल में आता है जिसके निवासियों पर बेलफुट योद्धाओं ने हमला किया था, जिसमें केवल एक महिला और उसका असंवेदनशील बेटा ही जीवित बचा था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह और लड़का, जिसे जॉनसन केबल कहता है, डेलगोआ से मिलते हैं, जो एक पहाड़ी आदमी जिसे ब्लैकफुट ने लूट लिया है और उसने उसे गर्दन तक रेत में दफना दिया। गुरु जॉनसन को उसको चोरी हुए सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है, लेकिन जब वो ब्लैकफुट के पाता है तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुए की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन गुए गोलाबारी शुरू कर देता है और पहाड़ी लोग ब्लैकफिट को मार देते हैं। गुए कल ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वो ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो उन्हें सम्मानित अतिथियों के रूप में लेते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफिट घोड़े और खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। ब्लैक हेड रिवाज के अनुसार अपना सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपने बेटे शिवान को जॉनसन की दुल्हन बनाने के लिए देता है। शादी के बाद गोवा अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब और स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह सुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिसे बसने वाले की फंसी हुई वैन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन अनिच्छा है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मुल्वे जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र क्रो दफन जमीन से आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि वह कब्रों
अब स्वान की नीली टिकट में सजी हुई है। वह वापस कैबिन में जाता है जहां उसे पता चलता है कि स्वान और कॉलेब दोनों मारे गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और उन पर हमला करता है जिसने एक को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी भरकम आदमी जो अपनी मौत का गीत गाता है। जब उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता, जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और जीवित व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमी की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को साथ झगड़ने में फंस जाता है। जनजाति जॉनसन को मारने के लिए एक एक करके अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को भेजती है, लेकिन वह हर किसी को हरा देता है। उसकी कहानी बढ़ती जाती है और क्रो उसका सम्मान क्रो करने लगते हैं। वह फिर से कुएं से मिलता है और कैलेब की मां के कैबिन में लौटता है, केवल यह जानने के लिए कि उसकी मृत्यु हो गई है और क्लालेन नामक एक नया निवासी और उसका परिवार वहां रह रहा है। पास में ही क्रोग ने जॉनसन की बहादुरी के लिए एक स्मारक बनवाया है, जिसमें समय समय पर श्रद्धालुओं के रूप में टिकट और ताबीज छोड़े जाते हैं। जॉनसन और लैब अंतिम बार मिलते हैं और साथ छात्र और शिक्षक के बीच इस मामूली मुलाकात में लैब को एहसास होता है कि एक विशाल और सुनसान सीमा पर अकेले पूरे देश से लड़ने की वजह से जॉनसन को कितनी बार नुकसान उठाना पड़ा है। लैब इस बात का संकेत देता है कि जब वो कहते हैं कि जॉनसन बहुत आगे आ गए हैं, जिस पर जॉनसन जवाब देते हैं, बहुत आगे लग रहे हैं। फिर लैब पूछते हैं, क्या यह परेशानी के लायक था? बाद में जॉनसन की पेटल हिज शर्ट रेड से एक शब्दहीन मुठभेड़ होती है, जिसमें हमले में पीछे मारना जाता है। अपने घोड़ों पर दूर दूर बैठे हुए जॉनसन अपनी राइफल के लिए हाथ जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिवर ईटिंग जॉनसन और वर्डिंग फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है और पटकथा एडवर्ड अनहर्ट ने दी है। कहानी रेमंड डेब्यू थोरपेन रॉबर्ट बंकर पर आधारित है। माउंटबेटन मैन विंडेज फिशर। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन जो विजान। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, विल गिर है, एलियन एड मैकलेन स्टीफन है, गिरास हैं, चार्ल्स टायरन है। बात करते हैं इस मूवी में संगीत। इस मूवी के संगीत टिम मैक इंटायर ने दिया है और उत्पादन कंपनी है सैनफोर्ड प्रोडक्शन। तृतीय वितरण द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 7 मई 1972 काश्य में और 21 दिसंबर 1972 को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय 108 मिनट 116 मिनट ओवररिच और मध्यांतर सहित। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह हमारी अंग्रेजी भाषा की फिल्म है और इसका बजट था 3.1 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन डॉलर की काफ़ी बहुत अच्छी कमाई की है। पटकथा जॉन मिलियंस और एडवर्ड एंड हॉल्ट द्वारा लिखी गई है। फिल्म की शूटिंग रेडफोर्ड के गृह राज्य यूटा में विभिन्न स्थानों पर की गई थी। इसे 7 मई 1972 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया था और बाद में 21 दिसंबर 1972 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 3 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 44.7 मिलियन डॉलर की एक बहुत अच्छी कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज सेरोमियन जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वतों में एक जालसाज के रूप में अपना भ्रमण पोषण करते हैं। पहाड़ी देश में उनकी पहली सर्दी मुश्किलें भरी होती है और उनका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पेंट्स हिज शर्ट रेड से होता है। वह 30 कैलिबर की हॉकिंग प्रिसिजन राइफल से शुरुआत करते हैं जब तक कि उन्हें 50 कैलिबर की हॉकिंग राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचेट्स जैक का जमा हुआ शरीर नहीं मिल जाता। जैक की वसीयत में उसकी राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है जो उसकी लाश ढूंढता है।
अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रिस लैप, जिसका उपनाम बेयर क्लो है, के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह एक केबिल में आता है जिसके निवासियों पर बेलफुट योद्धाओं ने हमला किया था, जिसमें केवल एक महिला और उसका असंवेदनशील बेटा ही जीवित बचा था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह और लड़का, जिसे जॉनसन कैबल कहता है, डेलगुआ से मिलते हैं, जो एक पहाड़ी आदमी जिसे ब्लैकफुट ने लूट लिया है और उसने उसे गर्दन तक रेत में दफना दिया। गुरु जॉनसन को उसको चोरी हुए सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है, लेकिन जब वो ब्लैकफुट के पाता है तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुए की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन गुए गोलाबारी शुरू कर देता है और पहाड़ी लोग ब्लैकफिट को मार देते हैं। गुए कल ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वो ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो उन्हें सम्मानित अतिथियों के रूप में लेते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफिट घोड़े और खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। ब्लैक हेड रिवाज के अनुसार अपना सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपने बेटे शिवान को जॉनसन की दुल्हन बनाने के लिए देता है। शादी के बाद गुआ अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब और स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह सुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिसे बसने वाले की फंसी हुई वैन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन अनिच्छा है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मुल्वे जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र क्रो दफन जमीन से आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि वह कब्र अब स्वान की नीली टिकट में सजी हुई हैं। वह वापस कैबिन में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि स्वान और कालेब दोनों मारे गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और उन पर हमला करता है, जिसने एक को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी भरकम आदमी जो अपनी मौत का गीत गाता है, जब उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता, जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और जीवित व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमी की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को साथ झगड़ने में फंस जाता है। जनजाति जॉनसन को मारने के लिए एक एक करके अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को भेजती है, लेकिन वह हर किसी को हरा देता है। उसकी कहानी बढ़ती जाती है और क्रो उसका सम्मान क्रो करने लगते हैं। वह फिर से गुए से मिलता है और कैलेब की मां के कैबिन में लौटता है, केवल यह जानने के लिए कि उसकी मृत्यु हो गई है और क्लालेन नामक एक नया निवासी और उसका परिवार वहां रह रहा है। पास में ही क्रोग ने जॉनसन की बहादुरी के लिए एक स्मारक बनवाया है, जिसमें समय समय पर श्रद्धालुओं के रूप में टिकट और ताबीज छोड़े जाते हैं। जॉनसन और लैब अंतिम बार मिलते हैं और छात्र और शिक्षक के बीच इस मामूली मुलाकात में लैब को एहसास होता है कि एक विशाल और सुनसान सीमा पर अकेले पूरे देश से लड़ने की वजह से जॉनसन को कितनी बार नुकसान उठाना पड़ा है। लैब इस बात का संकेत देता है कि जब वो कहते हैं कि जॉनसन बहुत आगे आ गए हैं, जिस पर जॉनसन जवाब देते हैं, बहुत आगे लग रहे हैं। फिर लैब पूछते हैं, क्या यह परेशानी के लायक था? बाद में जॉनसन की पेटल हिज शर्ट रेड से एक शब्दहीन मुठभेड़ होती है, जिसमें हमले में पीछे मारना जाता है। अपने घोड़ों पर दूर दूर बैठे हुए जॉनसन अपनी राइफल के लिए हाथ जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिवर ईटिंग जॉनसन और वर्डिंग फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन
में किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है और पटकथा एडवर्ड अनहर्ट ने दी है। कहानी रेमंड डेब्यू थ्रोप्रेन रॉबर्ट बंकर पर आधारित है। माउंटबेटन मैन विंडेज फिशर। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन जो विजान। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, विल गिर है, एलियन एड मैकलेन स्टीफन हैं, गिरास हैं, चार्ल्स टायरन है। बात करते हैं इस मूवी में संगीत। इस मूवी के संगीत टीम मैक एंटायर ने दिया है और उत्पादन कंपनी है सैनफोर्ड प्रोडक्शन। तृतीय वितरण द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 7 मई 1972 काश्य में और 21 दिसंबर 1972 को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय 108 मिनट 116 मिनट ओवररिच और मध्यांतर सहित। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह हमारी अंग्रेजी भाषा की फिल्म है और इसका बजट था 3.1 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन डॉलर की काफ़ी बहुत अच्छी कमाई की है। पटकथा जॉन मिलियंस और एडवर्ड एंड हॉल्ट द्वारा लिखी गई है। फिल्म की शूटिंग रेडफोर्ड के गृह राज्य यूटा में विभिन्न स्थानों पर की गई थी। इसे 7 मई 1972 के कन फिल्म समारोह में शामिल किया गया था और बाद में 21 दिसंबर 1972 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था।